क्वांटम कंप्यूटिंग एक ऐसा नया तरीका है कंप्यूटिंग का जिसमें क्वांटम फिजिक्स की खास चीज़ें जैसे सुपरपोजिशन और इंटेंगलमेंट का यूज़ होता है। इसमें कंप्यूटर की जगह क्वांटम बिट्स, जिन्हें क्यूबिट्स भी कहते हैं, इनका इस्तेमाल होता है, जो एक ही टाइम पे कई स्टेट्स में हो सकती हैं। इस वजह से क्वांटम कंप्यूटर कुछ ऐसे मुश्किल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है जो नॉर्मल कंप्यूटर के लिए बहुत टफ होते हैं, जैसे बड़े नंबर्स का फैक्टर निकालना या मॉलिक्यूल्स का सिमुलेशन करना। नॉर्मल कंप्यूटर सिर्फ 0 या 1 पे काम करते हैं, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर वेव जैसे इंटरफेरेंस और प्रोबेबिलिटीज का फ़ायदा उठाते हैं, जिससे कुछ एल्गोरिदम्स में काफ़ी तेज़ी मिलती है। क्वांटम कंप्यूटिंग की शुरुआत 1980s में हुई थी, जब फिजिसिस्ट रिचर्ड फाइनमैन ने आइडिया दिया कि क्वांटम सिस्टम्स को सही से समझने के लिए क्वांटम हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद पॉल बेनियोफ और डेविड डोइश ने ऐसे मॉडल्स बनाए जिससे क्वांटम ट्यूरिंग मशीन का कॉन्सेप्ट आया। 1994 में पीटर शोर ने एक एल्गोरिदम बनाया जिससे क्वांटम कंप्यूटर बड़े नंबर्स को जल्दी फैक्टर कर सकते थे, जो कि आरएसए जैसे इंक्रिप्शन के लिए खतरा था। उसके बाद छोटे छोटे क्वांटम कंप्यूटर्स पर ये एल्गोरिदम टेस्ट भी किए गए, जैसे नंबर 15 और 21 को फैक्टर करना, क्वांटम टेलीपोर्टेशन दिखाना और एरर करेक्शन कोड्स बनाना। लेकिन अभी तक प्रैक्टिकल क्वांटम कंप्यूटर बनाना बहुत मुश्किल है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डीकोहेरेंस, जिसमें क्यूबिट्स अपना क्वांटम स्टेट जल्दी खो देते हैं। इस वजह से गलतियां बहुत होती हैं और सही तरह काम करने के लिए हर एक लॉजिकल क्यूबिट के लिए हजारों फिजिकल क्यूबिट्स की ज़रूरत पड़ती है। आज के टाइम में जो सिस्टम्स हैं उनमें कुछ 100 क्यूबिट्स होते हैं, लेकिन अभी भी इनमें बहुत नॉइज़ आता है, जिसकी वजह से रिजल्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जैसे गूगल ने 2019 में साइकामोर कंप्यूटर से एक प्रॉब्लम सॉल्व की थी, लेकिन बाद में पता चला कि क्लासिकल कंप्यूटर भी वो काम कर सकते हैं। इसलिए अभी तक सही क्वांटम एडवांटेज मिलना बाकी है। आजकल लॉजिकल क्यूबिट्स और एरर करेक्शन में कुछ प्रोग्रेस हुई है, लेकिन अभी भी एक पूरा तरीके से चलने वाला क्वांटम कंप्यूटर बनाना बाकी है। इस फील्ड में ड्रग डिस्कवरी या ऑप्टिमाइजेशन जैसे काम के लिए उम्मीद है, लेकिन अभी भी रिसर्च, मटेरियल साइंस और कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स में कई चैलेंजेस हैं। जब तक ये प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं होती, तब तक क्वांटम कंप्यूटिंग का सही फ़ायदा उठाना पॉसिबल नहीं है। 1980 में फिजिसिस्ट पॉल बेनियोफ ने एक क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बनाया ट्यूरिंग मशीन्स का, जिसमें कंप्यूटेशन एक फिजिकल प्रोसेस की तरह होता है जो क्वांटम डायनेमिक्स से चलता है, न कि क्लासिकल तरीके से। इस मॉडल में रिवर्सिबल क्वांटम ऑपरेशंस होती हैं, जिससे इंफॉर्मेशन वेस्ट नहीं होती और आइडियल केस में एनर्जी भी लॉस नहीं होती। इससे क्लासिकल कंप्यूटिंग और क्वांटम मैकेनिक्स का गैप छोटा हो गया। क्वांटम कंप्यूटिंग की इंपॉर्टेंस 1981 में बढ़ गई, जब रिचर्ड फाइनमैन ने यह कहा कि क्लासिकल कंप्यूटर्स क्वांटम सिस्टम्स को सही से सिमुलेट नहीं कर सकते। उन्होंने बताया कि क्वांटम सिस्टम का स्टेट स्पेस बहुत तेजी से बढ़ता है, जैसे 2 की पावर n, जिससे क्लासिकल सिमुलेशन इम्पॉसिबल हो जाता है जब पार्टिकल्स ज़्यादा हो जाएं। फाइनमैन ने आइडिया दिया कि एक क्वांटम कंप्यूटर बनना चाहिए जो अपने डायनेमिक्स से क्वांटम फिजिक्स को नेचुरली कॉपी करे, जिससे एफिशिएंट सिमुलेशन हो सके। 1985 में डेविड डोइश ने क्वांटम कंप्यूटिंग को और आगे बढ़ाया और यूनिवर्सल क्वांटम कंप्यूटर का आइडिया दिया, जो किसी भी फिजिकल क्वांटम प्रोसेस को सिमुलेट कर सकता था। उन्होंने क्वांटम ट्यूरिंग मशीन का कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें इनपुट सुपरपोज्ड होता है और आउटपुट पैरेलल प्रोसेसिंग से मिलता है, बिना बीच में मेजरमेंट के। इससे क्वांटम पैरेललिज्म का फ़ायदा मिलता है, जैसे एक साथ कई पॉसिबिलिटीज़ चेक कर सकते हैं और सही रिजल्ट मिलने का चांस बढ़ जाता है। ये मॉडल्स दिखाते हैं कि क्वांटम कंप्यूटिंग कुछ ऐसे काम कर सकता है जो क्लासिकल कंप्यूटिंग से पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हर तरह के क्वांटम टास्क के लिए यूनिवर्सल है।
1995 में NIST के साइंटिस्ट ने पहली बार 2 क्यूबिट्स को इंटेंगल करने वाला क्वांटम लॉजिक गेट दिखाया, जिसमें ट्रैप्ड बेरियम आयंस का इस्तेमाल किया गया था। इसमें कंडीशनल नॉट ऑपरेशन हुआ, जिससे इंटेंगल स्टेट्स मिली, जो क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए एक जरूरी स्टेप था। इस एक्सपेरिमेंट ने साइरिक ज़ोलर के स्केलेबल आयन ट्रैप क्वांटम कंप्यूटिंग आइडिया को सही साबित किया, क्योंकि इसमें आयंस की मूवमेंट और उनके स्टेट्स को सही से कंट्रोल किया गया। 1998 में पहली बार डोएच-जोस्जा एल्गोरिदम को न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस यानी NMR टेक्निक से 3 क्यूबिट सिस्टम में टेस्ट किया गया, जिसमें क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल्स यूज हुए थे। इस एक्सपेरिमेंट से क्वांटम पैरेललिज्म दिखाया गया, जहां सिर्फ एक बार चेक करने पे ही कांस्टेंट और बैलेंस्ड फंक्शंस का डिफरेंस समझ में आया। लिक्विड स्टेट NMR मेथड से प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम गेट्स बनाए गए, जिनमें गेट की एक्यूरेसी यानी फिडेलिटी लगभग 99% थी, लेकिन स्केल बढ़ाना मुश्किल था, क्योंकि सूडो प्योर स्टेट बनाना टफ था। लेट 1990s में सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स आए और 1999 में पहली बार क्वांटम सुपरपोजिशन और कोहेरेंट ऑसिलेशंस दिखाई गई, जहां चार्ज बेस्ड सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स में राबी ऑसिलेशंस दिखे और कोहेरेंस टाइम लगभग 1 नैनोसेकंड था। 2000s के स्टार्टिंग में सुपर कंडक्टिंग सर्किट्स में 2 क्यूबिट इंटेंगलिंग गेट्स बनाए गए, जैसे कंट्रोल्ड फेज गेट्स, जिनमें फिडेलिटी 80% से ऊपर थी, चाहे फ्लक्स हो या फेज क्यूबिट यूज हो। यहाँ माइक्रोवेव से कंट्रोल पॉसिबल था, पर फ्लक्स नॉइज की वजह से चैलेंजेस भी थे। 2011 में 14 क्यूबिट ग्रीनबर्गर हॉर्न जेलिंगर GHZ स्टेट्स बनाई गईं, जिसमें ट्रैप्ड कैल्शियम आयंस का यूज हुआ। इसमें मल्टी क्यूबिट इंटेंगलमेंट दिखाई गई, फिडेलिटी 60% से ज़्यादा थी और कोहेरेंस टाइम क्यूबिट नंबर के स्क्वायर के हिसाब से बढ़ रहा था, जो एरर एक्यूमुलेशन को समझने में हेल्प करता है। ये माइलस्टोन फॉल्ट टॉलरेंट क्वांटम कंप्यूटर्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट कदम था, जिसमें एंटेंगलमेंट से एरर करेक्शन का बेस बना। 2010s के बीच में सुपर कंडक्टिंग सिस्टम्स ग्रो कर गए और IBM ने 2017 में 20 क्यूबिट डिवाइस क्लाउड पर अवेलेबल कर दी, जिसमें 2 क्यूबिट गेट फिडेलिटी लगभग 95% थी और सर्किट्स के लिए काफ़ी कनेक्टिविटी थी, जैसे रैंडम सर्किट सैम्पलिंग टेस्ट करना पॉसिबल हो गया। 2019 तक सुपर कंडक्टिंग प्रोटोटाइप्स 50 क्यूबिट से ज़्यादा हो गए। सिंगल क्यूबिट गेट्स की फिडेलिटी 99.9% तक और 2 क्यूबिट फिडेलिटी 98% के आसपास पहुंच गई, पर अभी भी एरर रेट्स की वजह से NISQ यानी नॉइजी इंटरमीडिएट स्केल क्वांटम रिजीम से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। ट्रैप्ड आयन सिस्टम्स भी 10+ क्यूबिट इंटेंगलिंग ऑपरेशंस और गेट फिडेलिटी 99% से ऊपर तक पहुंच गए, जिसमें आयंस को सेगमेंटेड ट्रैप्स में शिफ्ट किया गया। अक्टूबर 2025 में गूगल क्वांटम AI ने अनाउंस किया कि उनके विलो क्वांटम प्रोसेसर, जो 105 क्यूबिट सुपर कंडक्टिंग चिप है, उसने क्वांटम इकोज एल्गोरिदम चलाकर कॉम्प्लेक्स फिजिक्स प्रॉब्लम्स को 13,000 टाइम्स फास्ट सॉल्व किया, जो क्लासिकल फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर के कंपैरिजन में बहुत फास्ट है। इसमें एरर करेक्टेड लॉजिकल क्यूबिट्स यूज हुए, जिससे स्केलेबल एरर सप्रेशन पॉसिबल हुई और पीयर रिव्यूड बेंचमार्क से वेरीफाई भी किया गया। 2019 में गूगल के साइकामोर प्रोसेसर की क्वांटम सुप्रीमेसी क्लेम पर अभी भी डाउट्स हैं, क्योंकि क्लासिकल सिमुलेशंस में इंप्रूवमेंट्स दिखे, लेकिन विलो प्रोसेसर का फोकस्ड सिमुलेशन ये एम्बिग्विटी दूर करता है। IonQ ने अक्टूबर 2025 में ट्रैप्ड आयन प्लेटफॉर्म पर 99.99% से भी ज़्यादा 2 क्यूबिट गेट फिडेलिटी अचीव करने का रिकॉर्ड बनाया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक क्यूबिट कंट्रोल टेक्नोलॉजी यूज हुई और ग्राउंड स्टेट कूलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी। टेक्निकल पेपर्स में भी ये रिजल्ट वैलिडेट हुआ और इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स ने इस फिडेलिटी को फॉल्ट टॉलरेंट स्केलिंग के लिए इंपॉर्टेंट बताया। D-Wave सिस्टम्स ने मार्च 2025 में अपने एनियलिंग क्वांटम कंप्यूटर से क्वांटम एडवांटेज क्लेम किया,
जिसमें मैग्नेटिक मटेरियल्स का सिमुलेशन कुछ मिनट्स में हुआ, जो कि क्लासिकल सुपर कंप्यूटर्स जैसे फ्रंटियर को लगभग 1 मिलियन साल लगते। पीयर रिव्यूड रिजल्ट्स ने दिखाया कि यह अप्रोच रियल वर्ल्ड ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में यूजफुल है और एनियलिंग गेट बेस्ड अप्रोच से अलग है, क्योंकि यह इंडस्ट्रियल लेवल प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकता है जो क्लासिकल कंप्यूटर से पॉसिबल नहीं है। 2025 में साई क्वांटम ने फोटोनिक क्वांटम स्केलिंग में बड़ा कदम उठाया और सितंबर में $1 बिलियन फंडिंग मिली ताकि सिलिकॉन फोटोनिक्स की मदद से मिलियन क्यूबिट्स फॉल्ट टॉलरेंट सिस्टम्स बनाए जा सकें और यूटिलिटी स्केल डिप्लॉयमेंट के लिए ग्राउंड वर्क तैयार हो सके। जून की एक स्टडी में फोटोनिक क्यूबिट्स के लिए लॉस टॉलरेंट आर्किटेक्चर बताया गया, जिससे हाई फिडिलिटी इंटेंगलमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन बड़े नेटवर्क्स में पॉसिबल हो पाया और मोनोलिथिक इंटीग्रेशन बेंचमार्क से ये बात सपोर्ट हुई। 2024-2025 में लॉजिकल क्यूबिट्स के साथ कई एक्सपेरिमेंट हुए, जैसे माइक्रोसॉफ्ट और एटम कंप्यूटिंग ने नवंबर 2024 में न्यूट्रल एटम से 24 लॉजिकल क्यूबिट्स को इंटेंगल किया, जिससे एरर करेक्टेड कंप्यूटेशन का कॉमर्शियल फ्यूचर दिखाया। जून 2025 में आईबीएम ने फॉल्ट टॉलरेंट रोड मैप शेयर किया, जिसमें क्वांटम लो डेंसिटी पैरिटी चेक कोड्स का यूज था और क्वांटिनम ने ट्रैप्ड आयन सिस्टम्स में लॉजिकल टेलीपोर्टेशन फिडिलिटी इंप्रूव की। इन एफर्ट्स का मेन फोकस वेरीफाइबल एरर रेट्स को करेक्शन थ्रेशोल्ड से नीचे रखना था और कई ग्रुप्स ने इनकोडेड क्यूबिट्स के लिए कोहेरेंस को 357% तक एक्सटेंड करने की रिपोर्ट भी दी। क्यूबिट यानी क्वांटम बिट क्वांटम इंफॉर्मेशन की सबसे बेसिक यूनिट है, जो एक 2 लेवल क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम्स होता है और एक ही टाइम पे दोनों बेसिस स्टेट्स के सुपरपोजिशन में एग्जिस्ट कर सकता है, जबकि क्लासिकल बिट सिर्फ 0 या 1 वैल्यू रखता है। कंप्यूटेशनल बेसिस स्टेट्स 0 और 1 दो अलग अलग ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन के स्पिन अप और स्पिन डाउन स्टेट्स या फोटॉन पोलराइजेशन के ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट्स। एक जनरल प्योर क्यूबिट स्टेट होती है साई बराबर है अल्फा टाइम्स 0 प्लस बीटा टाइम्स 1, जहां अल्फा और बीटा कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड्स हैं और इनका स्क्वायर ऐड करें तो टोटल 1 आता है, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 1। इससे यह कंफर्म होता है कि मेजरमेंट का टोटल चांस 1 ही है। सुपरपोजिशन का यह कॉन्सेप्ट श्रोडिंगर इक्वेशन की लिनियरिटी की वजह से आता है, जिससे क्वांटम स्टेट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन भी वैलिड होते हैं। ज्योमेट्रिकली प्योर क्यूबिट स्टेट्स को ब्लॉच स्फीयर पर दिखाया जा सकता है, जो एक यूनिट स्फीयर है 3 डायमेंशनल रियल स्पेस में, जहां पोलर एंगल थीटा और एजीमुथल एंगल फाई से स्टेट सेट होती है। 0 नॉर्थ पोल पर थीटा 0 और 1, साउथ पोल पर थीटा इक्वल्स पाई होता है। पॉली ऑपरेटर्स सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड की एक्सपेक्टेशन वैल्यू से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स यानी साइन थीटा कॉस फाई, साइन थीटा साइन फाई, कॉस थीटा मिलते हैं। मिक्स्ड स्टेट्स उन सिचुएशंस को दिखाते हैं जहां प्योर स्टेट्स का मिक्सचर होता है या इन्वायरमेंट का कुछ इफेक्ट होता है और इन्हें डेंसिटी मैट्रिक्स रो से रिप्रेजेंट किया जाता है। डेंसिटी मैट्रिक्स एक हर्मिशियन पॉजिटिव सेमी डिफिनिट ऑपरेटर होता है जिसका ट्रेस 1 होता है। क्यूबिट के लिए रो बराबर होता है 1/2 इंटू आई प्लस आर डॉट सिग्मा, जहां आर ब्लॉच वेक्टर है और उसकी लेंथ 1 से कम या बराबर होती है। जब आर की लेंथ 1 हो जाए तब वो प्योर स्टेट होता है। नो क्लोनिंग थ्योरम कहता है कि किसी भी अननोन क्वांटम स्टेट्स की परफेक्ट कॉपी बनाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि कोई भी यूनिटरी इवोल्यूशन सभी साई 0 को साई साई में नहीं बदल सकता। इसलिए क्वांटम बिट्स को क्लासिकल बिट्स की तरह बार बार कॉपी नहीं किया जा सकता। क्वांटम गेट्स रिवर्सिबल यूनिटरी ऑपरेटर्स होते हैं जो क्यूबिट्स पर काम करते हैं और ये गेट्स श्रोडिंगर इक्वेशन के टाइम एवोल्यूशन को डिस्क्रीट स्टेप्स में अप्रॉक्सीमेट करते हैं। सिंगल क्यूबिट गेट्स में पॉली ऑपरेटर्स आते हैं। एक्स गेट बिट फ्लिप करता है, वाई गेट बिट और फेज फ्लिप करता है और जेड गेट सिर्फ
फेज फ्लिप करता है। हेडामर्ड गेट H यूज करके इक्वल सुपरपोजिशन बनाया जा सकता है। मल्टी क्यूबिट गेट्स जैसे कंट्रोल्ड नॉट यानी C नॉट एक क्यूबिट पर पॉली एक्स अप्लाई करता है, लेकिन तब जब कंट्रोल्ड क्यूबिट की वैल्यू 1 हो, और इससे क्यूबिट्स इंटेंगल हो सकते हैं। ये गेट्स क्वांटम स्टेट्स की लेंथ या नॉर्म को प्रिजर्व करते हैं और हार्डवेयर में कंट्रोल इंटरैक्शन से बनाए जा सकते हैं। यूनिवर्सल गेट सेट जैसे पॉली गेट्स, हेडामर्ड और C नॉट, इन सब को यूज करके कोई भी मल्टी क्यूबिट ऑपरेशन कर सकते हैं, चाहे कितनी भी एक्यूरेसी चाहिए हो। और इस प्रॉपर्टी को सोलोवे-कितेव डिकम्पोजिशन कहते हैं। क्वांटम सर्किट्स में ये गेट्स सीक्वेंस या पैरेलल में क्यूबिट्स पर लगाए जाते हैं और एंड में प्रोजेक्टिव मेजरमेंट्स करके क्लासिकल रिजल्ट मिलता है। जनरल क्वांटम सर्किट्स को क्लासिकल कंप्यूटर से सिमुलेट करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि क्यूबिट्स बढ़ते ही हिल्बर्ट स्पेस की साइज 2 की पावर n हो जाती है, जो हैंडल नहीं हो सकती जब तक कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन न हो। क्वांटम कंप्यूटिंग के दूसरे तरीके भी हैं। एडियाबेटिक क्वांटम कंप्यूटिंग में सिस्टम को धीरे धीरे इनिशियल हैमिल्टोनियन से प्रॉब्लम हैमिल्टोनियन तक ले जाया जाता है और एडियाबेटिक थ्योरम के थ्रू ग्राउंड स्टेट्स मिलती हैं, जिससे सॉल्यूशन मिलता है। मेजरमेंट बेस्ड क्वांटम कंप्यूटिंग में पहले से हाईली इंटेंगल्ड क्लस्टर स्टेट्स बनाई जाती हैं और सिंगल क्यूबिट मेजरमेंट्स और फीड फॉरवर्ड करेक्शन से कंप्यूटेशन किया जाता है, जिससे कुछ केसेस में डायरेक्ट गेट्स के बिना भी फॉल्ट टॉलरेंस मिल सकता है। क्वांटम कंप्यूटिंग में सुपरपोजिशन का मतलब है कि एक क्यूबिट एक ही टाइम पर दोनों स्टेट्स में हो सकता है। इसको सिंपल मैथ में ऐसे लिखते हैं कि साई बराबर है अल्फा टाइम्स 0 स्टेट प्लस बीटा टाइम्स 1 स्टेट। यहाँ अल्फा और बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं और इनका रूल होता है कि अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर 1। सुपरपोजिशन श्रोडिंगर इक्वेशन की लीनियर नेचर से आता है और इसी वजह से एक क्यूबिट ब्लॉच स्फीयर पर इन्फिनिट स्टेट्स रख सकता है। मल्टी क्यूबिट सिस्टम्स में ये चीज़ बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ को एक साथ एक्सप्लोर करने का चांस देती है, जिसका क्लासिकल कंप्यूटिंग में कोई एग्जाम्पल नहीं मिलता। इंटेंगलमेंट वो कंडीशन है जहां दो क्यूबिट्स ऐसे कनेक्टेड हो जाते हैं कि उन्हें अलग अलग स्टेट्स के प्रोडक्ट की तरह लिखना पॉसिबल नहीं होता। एक एग्जाम्पल बेल स्टेट्स होते हैं, जैसे मैक्सिमली इंटेंगल्ड 2 क्यूबिट स्टेट। ऐसे स्टेट्स बेल्स इनइक्वालिटीज को वायलेट करते हैं और ये प्रूव करते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स सच है, न कि 1935 वाले EPR पैराडॉक्स में दिया गया लोकल हिडन वेरिएबल आइडिया। इंटेंगलमेंट की एक खासियत मोनोगेमी होती है, जिसका मतलब है अगर एक क्यूबिट दूसरे क्यूबिट के साथ फुल्ली इंटेंगल्ड है तो वो तीसरे क्यूबिट के साथ ही स्ट्रॉन्ग एंटेंगलमेंट नहीं बना सकता। क्वांटम मेजरमेंट सिस्टम को उसके ऑब्जर्वेबल के एक आइगन स्टेट पर ले आता है। बॉर्न रूल के हिसाब से 0 स्टेट मिलने का चांस होता है अल्फा का स्क्वायर और 1 स्टेट मिलने का चांस होता है बीटा का स्क्वायर। मेजरमेंट करते ही सुपरपोजिशन टूट जाता है और क्लासिकल बिट बन जाता है। इसलिए कंप्यूटेशन में इंटरफेरेंस पहले यूज किया जाता है ताकि डिजायर्ड रिजल्ट की प्रोबेबिलिटी बढ़ सके। इंटरफेरेंस तब होती है जब प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड्स एक वेव की तरह मिलकर ऐड होती हैं। फेज अगर सही डायरेक्शन में हो तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है और गलत डायरेक्शन में हो तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फेज किक्स यानी कंट्रोल्ड रोटेशंस फेजेस को चेंज करते हैं और टारगेट स्टेट्स की एम्पलीट्यूड्स को बढ़ाते हैं, जिससे उनके मेजरमेंट का चांस ज़्यादा हो जाता है। ये क्वांटम पैरेललिज्म का मेन मैकेनिज्म है, सिर्फ सुपरपोजिशन नहीं। क्वांटम एल्गोरिदम्स सुपरपोजिशन और इंटेंगलमेंट का यूज करके कुछ प्रॉब्लम्स को क्लासिकल एल्गोरिदम से फास्टर सॉल्व करते हैं। शोर्स एल्गोरिदम, जो पीटर शोर ने 1994 में बनाया, किसी भी इंटीजर n को उसके प्राइम फैक्टर्स में पॉलिनोमियल टाइम में तोड़ सकता है। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ log n क्यूब, जो क्लासिकल एल्गोरिदम से एक्सपोनेंशियली फास्ट है, क्योंकि क्लासिकल मेथड्स को सब एक्सपोनेंशियल टाइम लगता है।
एल्गोरिदम क्वांटम फूरियर ट्रांसफॉर्म का यूज करके फंक्शन f ऑफ x बराबर a की पावर x मॉड n का पीरियड निकालता है, जहां a एक रैंडम इंटीजर होता है। ये पीरियड फाइंडिंग ही स्पीड अप का मेन पॉइंट है, जिसके बाद क्लासिकल स्टेप से फैक्टर्स मिल जाते हैं। ग्रोवर्स एल्गोरिदम जो लव ग्रोवर ने 1996 में दिया, अनस्ट्रक्चर्ड सर्च प्रॉब्लम सॉल्व करता है। अगर एक अनसॉर्टेड डेटाबेस में n आइटम्स हैं तो क्लासिकल सर्च को n स्टेप्स लगेंगे, लेकिन ग्रोवर्स एल्गोरिदम को सिर्फ स्क्वायर रूट n स्टेप्स चाहिए। ये ओरेकल यूज करता है जो टारगेट स्टेट की एम्पलीट्यूड्स को बढ़ाता है, और डिफ्यूजन ऑपरेटर जो एम्पलीट्यूड्स को रीअरेंज करता है। लगभग π/4 टाइम्स स्क्वायर रूट n इटरेशंस के बाद टारगेट रिजल्ट्स का चांस ऑलमोस्ट 1 हो जाता है। ये क्वाड्रेटिक स्पीडअप बड़ा फायदा देता है जब n बहुत बड़ा हो। क्वांटम सिमुलेशन एल्गोरिदम्स क्वांटम सिस्टम्स को एफिशिएंटली मॉडल करते हैं, जो क्लासिकल कंप्यूटर से ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। एक मेथड ट्रोटेराइजेशन है, जिसमें टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर e टू द पावर i(ht) को स्मॉल पीसेस में अप्रॉक्सीमेट किया जाता है। अगर n ट्रॉटर स्टेप्स होते हैं तो एरर ऑर्डर ऑफ t²/n होता है, और हायर ऑर्डर फॉर्मूलाज से ये एरर और भी कम हो सकती है। ये टेक्निक मॉलिक्यूल्स और कंडेंस्ड मैटर सिस्टम्स को सिमुलेट करने में यूज होती है, जहां क्लासिकल मेथड्स जैसे डेंसिटी फंक्शनल थियरी फेल हो जाती हैं। नियर टर्म NISQ डिवाइसेस के लिए हाइब्रिड एल्गोरिदम्स जैसे वेरिएशनल क्वांटम आइगन सॉल्वर या VQE का यूज होता है। VQE ग्राउंड स्टेट एनर्जी अप्रॉक्सीमेट करता है, जहां क्वांटम प्रोसेसर ट्रायल स्टेट्स बनाते हैं और क्लासिकल ऑप्टिमाइजर पैरामीटर्स एडजस्ट करते हैं ताकि एनर्जी मिनिमम हो। यही शैलो सर्किट्स यूज करता है, जिससे नॉइज कम इफेक्ट करती है और फुल फॉल्ट टॉलरेंस की जरूरत नहीं पड़ती। VQE केमिस्ट्री और मटेरियल्स के प्रॉब्लम्स में इस्तेमाल होता है, और अभी तक जनरल स्पीडअप का सॉलिड प्रूफ नहीं मिला है, और इसका सक्सेस ज़्यादातर प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। क्वांटम एनियलिंग एक ऐसा तरीका है जिससे कॉम्बिनेटोरियल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। इसमें सिस्टम को धीरे धीरे एक स्टार्टिंग हैमिल्टोनियन, जिसका ग्राउंड स्टेट पता होता है, उससे प्रॉब्लम हैमिल्टोनियन तक ले जाया जाता है, जिसमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन छुपा होता है। यहाँ क्वांटम टनलिंग का यूज़ होता है, जिससे सिस्टम लोकल मिनिमम में अटकता नहीं, जैसे क्लासिकल सिमुलेटेड एनियलिंग में होता है। लेकिन ये गारंटी तभी मिलती है जब इवोल्यूशन बहुत स्लो हो, और अभी तक प्रैक्टिकल यूसेज में ये एडवांटेज सिर्फ कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स में ही दिखाई दिया है, सभी प्रॉब्लम्स में नहीं। BQP यानी बाउंडेड एरर क्वांटम पॉलिनोमियल टाइम वो कॉम्प्लेक्सिटी क्लास है जिसमें वो डिसीजंस प्रॉब्लम आते हैं जो क्वांटम ट्यूरिंग मशीन पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व कर सकती है, और एरर का चांस 1/3 से कम होता है। मतलब ऐसे प्रॉब्लम्स जिनके लिए पॉलिनोमियल टाइम क्वांटम सर्किट्स बना सकते हैं, जहां आंसर यस हो तो प्रोबेबिलिटी कम से कम 2/3 हो, और नो हो तो 1/3 से ज़्यादा ना हो। ये कंफर्म हुआ कि P सबसेट है BQP का और BQP सबसेट है P स्पेस का, क्योंकि क्वांटम सर्किट्स को क्लासिकल सिमुलेशन से पॉलिनोमियल स्पेस में सॉल्व किया जा सकता है। अभी तक ये पता नहीं है कि BQP और NP का एग्जैक्ट रिलेशन क्या है, पर अभी तक की सोच ये है कि NP BQP के अंदर नहीं आता, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर NP कंप्लीट प्रॉब्लम्स जैसे 3 सेट को एफिशिएंटली सॉल्व नहीं कर सकते जब तक प्रॉब्लम में कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर न हो। इसी तरह BQP और पॉलिनोमियल हायरार्की यानी PH का रिलेशन भी साफ नहीं है, और ये माना जाता है कि BQP न तो PH को कंटेन करता है न उसमें आता है। इससे ये समझ आता है कि क्वांटम पॉलिनोमियल टाइम कंप्यूटेशनल क्लासिकल नॉन डिटर्मिनिज्म को सीधे सीधे नहीं हरा सकता, पर कुछ स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स में क्वांटम एडवांटेज जरूर मिल सकता है। ओरेकल सेपरेशंस दिखाते हैं कि क्वांटम और क्लासिकल कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेस में फ़र्क हो सकता है।
सीमेंस प्रॉब्लम एक ऐसा ब्लैक बॉक्स ओरेकल है जहां क्वांटम क्वेरी कॉम्प्लेक्सिटी इनपुट साइज n के प्रोपोर्शनल होती है। पर क्लासिकल रेंडमाइज्ड एल्गोरिदम को वर्स्ट केस में 2 की पावर n/2 क्वेरीज चाहिए होती हैं। इससे पता चलता है कि कुछ ओरेकल्स के केस में क्वांटम कंप्यूटेशनल एडवांटेज ले सकता है, लेकिन ये रिजल्ट्स रियल वर्ल्ड पे डायरेक्टली अप्लाई नहीं होते क्योंकि ये रिलेटिव रिजल्ट्स होते हैं। कुछ और रिलेटिवाइज्ड रिजल्ट्स दिखाते हैं कि कुछ ओरेकल्स ए के लिए पीएच का पावर सबसेट है BQP के पावर का, और कुछ ओरेकल्स बी के लिए BQP के पावर का सबसेट नहीं है पीएच के पावर का। ये दिखाता है कि इन टेक्निक से ये डिसाइड नहीं हो सकता कि BQP सबसेट है पीएच का या नहीं। जब फॉल्ट टॉलरेंट क्वांटम कंप्यूटेशन पॉसिबल होता है जिसमें एरर करेक्शन यूज होती है, तब भी कॉम्प्लेक्सिटी क्लास BQP ही रहती है क्योंकि एरर करेक्शन का ओवरहेड पॉलिनोमियल ही होता है। क्वांटम कंप्यूटर्स के लिए अभी तक कोई ऐसा पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिदम नहीं मिला है जो NP कंप्लीट प्रॉब्लम्स को एफिशिएंटली सॉल्व करे, और एक्सपर्ट्स का मानना है कि BQP क्लास NP को इंक्लूड नहीं करती। मतलब इन प्रॉब्लम्स में कोई जनरल स्पीड अप नहीं मिलता। ये इसलिए है क्योंकि क्वांटम स्पीड अप तभी मिलता है जब प्रॉब्लम में कोई ऐसा स्ट्रक्चर हो जिसे इंटरफेरेंस या एंटेंगलमेंट से यूज किया जा सके, और NP कंप्लीट प्रॉब्लम्स की वेरिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं होता। प्रूफ नहीं है, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी थियरी के बैरियर सजेस्ट करते हैं कि बिना बड़े ब्रेक थ्रूज के NP को BQP के अंदर लाना पॉसिबल नहीं लगता। ब्लैक बॉक्स क्वेरी मॉडल में जब एल्गोरिदम सिर्फ ओरेकल को एक्सेस करते हैं और कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं यूज करते, तब क्वांटम एडवांटेज भी लिमिटेड होता है। जैसे अनस्ट्रक्चर्ड सर्च में ग्रोवर्स एल्गोरिदम को डेटाबेस साइज n के लिए √n क्वेरीज लगती हैं, और ये बेस्ट पॉसिबल है। किसी भी क्वांटम एल्गोरिदम को कम से कम √n क्वेरीज चाहिए, इससे ज़्यादा स्पीड अप पॉसिबल नहीं है। ये इसलिए होता है क्योंकि क्वांटम क्वेरीज के एक्सेप्टेंस प्रोबेबिलिटी को लो डिग्री पॉलिनोमियल से अप्रॉक्सीमेट किया जाता है, जो डिस्टिंग्विशिंग पावर को लिमिट करती है। क्वांटम थियोरी में कुछ इन्फॉर्मेशन थ्योरेटिक और थर्मोडायनेमिक रूल्स होते हैं, जैसे यूनिटेरिटी और रिवर्सिबिलिटी। यूनिटेरिटी इवोल्यूशन से वॉन न्यूमन एंट्रोपी प्रिजर्व होती है और कंप्यूटेशन लॉजिकली रिवर्सिबल होता है, बस मेजरमेंट के टाइम इंफॉर्मेशन लॉस्ट होती है। इसी वजह से नो क्लोनिंग और नो डिलीशन थियरम्स बनते हैं, जो कहते हैं कि किसी भी आर्बिट्रेरी क्वांटम स्टेट को बिना किसी एक्स्ट्रा सिस्टम के न कॉपी किया जा सकता है न पूरा डिलीट किया जा सकता है। थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से आइडियल क्वांटम गेट्स हीट नहीं निकालते क्योंकि ये रिवर्सिबल होते हैं, लेकिन जब मेजरमेंट या रीसेट करते हैं तब लॉन्डोर्स बॉन्ड लगता है। हर बिट इरेज करने पर एनर्जी कॉस्ट होती है जो KT/ln2 के बराबर होती है। इस वजह से बिना एनर्जी यूज किए एरर फ्री काम करना पॉसिबल नहीं है, और क्वांटम कंप्यूटिंग में भी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की लिमिट्स होती हैं। सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स, जो ज़्यादातर ट्रांसमोन सर्किट्स के फॉर्म में बनते हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग का सबसे मैच्योर प्लेटफॉर्म है। यह सर्किट्स सुपर कंडक्टिंग लूप्स और जोप्सन जंक्शन से बनते हैं, और इनको चलाने के लिए बहुत ठंडा यानी मिली केल्विन टेम्परेचर चाहिए होता है, जो डाइल्यूशन रेफ्रिजरेटर से मिलता है। माइक्रोवेव पल्सेस से इनको कंट्रोल किया जाता है। गेट टाइम 10 से 100 नैनोसेकेंड्स होता है, मतलब कैलकुलेशन बहुत फास्ट होती है। लेकिन कोहेरेंस टाइम यानी क्वांटम स्टेट कितनी देर तक स्टेबल रहेगा 10 से 100 माइक्रोसेकेंड्स ही होती है, क्योंकि इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन होता है। इनको सेमीकंडक्टर चिप की तरह फैब्रिकेट किया जा सकता है 2D या 3D स्ट्रक्चर में, पर स्टार्टिंग में कनेक्टिविटी सिर्फ नियरेस्ट नेबर या लेटेस्ट पैटर्न तक लिमिटेड होती है। ट्रैप्ड आयन क्यूबिट्स आयन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स को यूज करते हैं, जैसे ईटरबियम या कैल्शियम आयंस, जो पॉल या पेनिंग ट्रैप्स में रखते हैं। इन आयंस को लेजर से कंट्रोल किया जाता है स्टेट प्रिपरेशन, गेट्स और रीड आउट के लिए। इस तरीके से कोहेरेंस टाइम सेकंड्स या मिनट्स तक पहुंच सकती है जब वैक्यूम में काम हो। 2 क्यूबिट गेट फिडेलिटी 99.9% से भी ज़्यादा होती है, और इन सिस्टम्स में ऑल टू ऑल कनेक्टिविटी मिलती है, क्योंकि
सभी आयंस एक साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। लेकिन गेट स्पीड यहाँ 10 से 100 माइक्रोसेकंड्स होती है, क्योंकि लेजर से काम करने में टाइम लगता है और अगर आयंस को शिफ्ट करना हो तो और स्लो हो सकता है। फोटोनिक क्यूबिट्स में इंफॉर्मेशन फोटॉन्स की पोलराइजेशन, टाइम इन या स्पेशियल मोड में स्टोर होती है। ये क्यूबिट्स बीम स्प्लिटर्स, फेज शिफ्टर्स और डिटेक्टर्स से प्रोसेस होती हैं, जो सिलिकॉन या सिलिका वेवगाइड्स में होते हैं। ये रूम टेम्परेचर पे भी काम कर सकते हैं और फाइबर ऑप्टिक्स में लॉन्ग डिस्टेंस तक कोहेरेंस नहीं होती। सिंगल फोटोन गेट्स की स्पीड पिको सेकेंड्स तक पहुंच सकती है। स्केलेबिलिटी मेजरमेंट बेस्ड या फ्यूजन बेस्ड आर्किटेक्चर पर डिपेंड करती है, पर नॉन डिटर्मिनिस्टिक चीज़ें एफिशिएंसी को लिमिट करती हैं। न्यूट्रल एटम क्यूबिट्स मोस्टली रुबिडियम या स्ट्रोंटियम जैसी एल्कली एटम्स होते हैं, जो ऑप्टिकल ट्वीजर्स एरे में ट्रैप किए जाते हैं। इन एटम्स के ग्राउंड या रिडबर्ग एक्साइटेड स्टेट्स क्यूबिट के लिए यूज होते हैं और रिडबर्ग ब्लॉकेड से उनमें इंटरैक्शन आता है। कोहेरेंस टाइम मिली सेकेंड से लेकर सेकेंड्स तक हो सकती है, क्योंकि ये लो टेम्परेचर वैक्यूम में काम करते हैं। गेट स्पीड लेजर पल्सेस के ड्यूरेशन के बराबर होती है, यानी माइक्रोसेकेंड रेंज में। इस प्लेटफॉर्म में क्यूबिट्स को डायनामिकली रिकॉन्फ़िगर किया जा सकता है, जिससे फ्लेक्सिबल कनेक्टिविटी और पैरेलल गेट एग्जीक्यूशन पॉसिबल है, जो इंटरमीडिएट स्केलिंग में यूजफुल है। कुछ और तरीके भी हैं, जैसे टोपोलॉजिकल क्यूबिट्स, जो मेजोराना जीरो मोड्स पे बेस होते हैं और थ्योरेटिकली लोकल नॉइज से स्ट्रांग होते हैं, पर अभी तक इनका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल नहीं हुआ है, क्योंकि मोड डिटेक्शन और ब्रीडिंग में प्रॉब्लम है। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस यानी NMR क्यूबिट्स, जो न्यूक्लियर स्पिन्स को लिक्विड मॉलिक्यूल्स में रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्सेस से कंट्रोल करते हैं, अर्ली क्वांटम एल्गोरिदम्स के लिए यूज हुए थे, पर ये एनसेम्बल एवरेजिंग और शॉर्ट कोहेरेंस की वजह से स्केलेबल नहीं है। सिलिकॉन स्पिन क्यूबिट्स, जो क्वांटम डॉट्स या डोनर्स में बनाए जाते हैं, सेकेंड्स तक कोहेरेंस टाइम ले सकते हैं और CMOS फैब्रिकेशन से कंपैटिबल हैं। इनका गेट स्पीड नैनो सेकेंड्स रेंज में होता है, लेकिन स्पिन ऑर्बिट कंट्रोल में अभी भी चैलेंजेस हैं। सभी प्लेटफॉर्म्स में ट्रेड ऑफ है। कुछ जहां कोहेरेंस यानी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, वहां स्पीड स्लो हो सकती है, जैसे ट्रैप्ड आयंस और न्यूट्रल एटम्स में। सुपर कंडक्टिंग सिस्टम्स में स्पीड बहुत फास्ट है, पर नॉइज़ का इफेक्ट भी ज़्यादा है, इसलिए ये नॉइजी इंटरमीडिएट स्केल क्वांटम यानी NISQ डिवाइसेस के लिए यूजफुल हैं। फोटोनिक और सिलिकॉन प्लेटफॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूटेड या हाइब्रिड सिस्टम्स के लिए पोटेंशियल रखते हैं, पर डिटर्मिनिस्टिक कंट्रोल में अभी भी प्रोग्रेस चाहिए। गूगल का विलो क्वांटम प्रोसेसर, जो दिसंबर 2024 में अनाउंस हुआ और अक्टूबर 2025 तक टेस्ट किया गया, इसमें 105 सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स हैं। इसमें एरर करेक्टेड लॉजिकल क्यूबिट्स की वजह से ऐसे एल्गोरिदम चल सकते हैं जो कुछ स्पेसिफिक फिजिक्स टास्क में क्लासिकल सुपर कंप्यूटर से 13,000 टाइम्स तक फास्ट रिजल्ट ला सकते हैं। चिप का डिज़ाइन ऐसे हुआ कि 2 क्यूबिट गेट्स में एरर बहुत कम है, लेकिन एग्जैक्ट नंबर्स कंपनी ने पब्लिक नहीं किए हैं। बस ये दिखाया है कि एरर्स क्लासिकल नॉइज थ्रेशोल्ड से कम है। IBM का कॉन्डर प्रोसेसर एक सुपर कंडक्टिंग सिस्टम है, जिसमें 1121 फिजिकल क्यूबिट्स हैं। ये स्केल को प्रायोरिटी देता है, न कि हर क्यूबिट की क्वालिटी को। परफॉर्मेंस IBM के 433 क्यूबिट ऑस्प्रे चिप के बराबर ही है, जिसे 2 क्यूबिट गेट एरर रेट लगभग 1% है। ट्रांस 1 क्यूबिट्स की कोहेरेंस टाइम T1 और T2 ज़्यादातर 100 माइक्रोसेकंड से ज़्यादा होती है, अगर सब कुछ सही सेट किया हो तो। लेकिन नॉइज़ बढ़ने की वजह से बिना एरर करेक्शन के सर्किट्स की इफेक्टिव लेंथ कुछ हजार गेट्स तक ही लिमिटेड रहती है। IonQ का एरिया प्रोसेसर एक ट्रैप्ड आयन सिस्टम है, जिसमें 25 क्यूबिट्स हैं और एल्गोरिदमिक क्यूबिट रेटिंग भी 25 है। अक्टूबर 2025 तक इसमें 2 क्यूबिट गेट फिडेलिटी 99.99% तक पहुंच गई है, मतलब एरर रेट सिर्फ 0.01% है। इसमें 400 तक इंटेंगलिंग ऑपरेशन सपोर्ट हो सकते हैं। ये हाई फिडेलिटी इलेक्ट्रॉनिक क्यूबिट्स कंट्रोल से मिलती हैं और आयंस की कोहेरेंस टाइम भी मिलीसेकंड्स तक रहती है,
जो सुपर कंडक्टिंग चिप से काफ़ी बेहतर है। टॉप सिस्टम्स में सिंगल क्यूबिट गेट एरर 0.1% से कम होती है और 2 क्यूबिट एरर आयन ट्रैप्स में 0.01% तक कम हो सकती है, लेकिन सुपर कंडक्टिंग एरेज में 0.5% से 1% के बीच रहती है। बेस्ट केस सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स की T1/T2 टाइम 100 माइक्रोसेकंड से ज़्यादा होता है, लेकिन आयन क्यूबिट्स में इन्वायरमेंट नॉइस का इफेक्ट और भी कम रहता है। दुनिया में 2025 तक करीब 100 से 200 ऑपरेशनल क्वांटम डिवाइसेस हैं, जिनमें अक्सर 100 से कम फिजिकल क्यूबिट्स होते हैं और बिना एरर करेक्शन के लॉजिकल क्यूबिट कैपेसिटी बहुत कम होती है, क्योंकि जितने ज़्यादा क्यूबिट्स उतनी ही नॉइज़ बढ़ जाती है। क्वांटम कंप्यूटर्स को सही से कंट्रोल करने के लिए एक बहुत बड़ा क्लासिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, क्योंकि क्वांटम ऑपरेशंस को नैनो सेकेंड लेवल की एक्यूरेसी से एड्रेस और टाइम करना पड़ता है। सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट सिस्टम्स में रूम टेम्परेचर पर बनाए गए माइक्रोवेव पल्सेस कोएक्सियल केबल्स और फिल्टर से हॉट होकर मिली केल्विन एनवायरनमेंट में भेजे जाते हैं, जिससे सिंगल क्यूबिट रोटेशन और 2 क्यूबिट इंटेंगलिंग गेट्स पॉसिबल हो पाते हैं। ट्रैप्ड आयन प्लेटफॉर्म में हर क्यूबिट को लेज़र बीम से कंट्रोल किया जाता है, जिसमें अक्यूस्टो ऑप्टिक डिफ्लेक्टर्स या स्पेशियल लाइट मॉड्यूलेटर्स यूज़ होते हैं, ताकि सही आयन एक्साइट हो और स्टेट प्रिपरेशन, गेट्स और रीड आउट हो सके। इन कंट्रोल सिग्नल्स को क्रायोजेनिक वायरिंग की हीट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रॉस टॉक का ध्यान रखना पड़ता है, जिससे पल्स शेपिंग और सिंक्रोनाइजेशन की लिमिट्स आ जाती हैं। फीडबैक लूप्स रियल टाइम मेजरमेंट डेटा यूज़ करके क्यूबिट स्टेट्स को ड्रिफ्ट और नॉइस से बचाते हैं। क्लासिकल प्रोसेसर्स रैपिड करेक्शन के लिए एडेप्टिव पल्स सीक्वेंसेस या डायनामिकल डीकपलिंग लगा देते हैं। स्पिन क्यूबिट सिस्टम्स में 2 एक्सिस फीडबैक से मैग्नेटिक फील्ड्स या वोल्टेजेस एडजस्ट किए जाते हैं, जिससे स्टेबलाइजेशन माइक्रोसेकेंड से भी कम टाइम में हो जाती है। क्वांटम फीडबैक मॉडल्स मेजरमेंट के इफेक्ट्स को भी इंक्लूड करते हैं और कंट्रोल रूल्स इस तरह सेट किए जाते हैं कि टारगेट सुपरपोजिशंस स्टेबल रहें, चाहे कुछ रैंडम नॉइज भी हो। इस सब के लिए लो लेटेंसी क्लासिकल इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, जैसे क्रायोजेनिक एम्पलीफायर्स, ताकि सिग्नल डिग्रेड न हो। इसलिए फॉल्ट टॉलरेंट ऑपरेशन के लिए क्वांटम और क्लासिकल दोनों का मिला जुला सिस्टम जरूरी है। क्वांटम हार्डवेयर को वेरीफाई करने के लिए क्लासिकल सिमुलेशन चाहिए, लेकिन टेंसर नेटवर्क मेथड्स भी 50 क्यूबिट्स के बाद एक्सपोनेंशियल कॉस्ट पे पहुंच जाते हैं। इसलिए फुल वेरिफिकेशन सिर्फ स्मॉल डिवाइसेस के लिए पॉसिबल है और लार्ज क्वांटम सर्किट्स को वेरीफाई करने के लिए अप्रॉक्सीमेट टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती हैं, जो नॉइजी रेजिम में एक्यूरेट नहीं होती। फॉल्ट टॉलरेंट थ्रेशोल्ड्स को बेंचमार्क करने के लिए हाइब्रिड अप्रोचेस चाहिए, जिसमें सिमुलेशन और नॉइज मॉडल्स दोनों का यूज़ होता है। अक्टूबर 2019 में गूगल ने साइकामोर सुपर कंडक्टिंग प्रोसेसर के साथ क्वांटम सुप्रीमेसी क्लेम किया था, जिसमें 53 क्यूबिट्स 2D ग्रिड में यूज़ किए गए थे। रैंडम क्वांटम सर्किट्स लगभग 20 साइकिल्स डीप चलाए गए और रैंडम सर्किट सैंपलिंग टेस्ट किए गए। गूगल ने क्लेम किया कि प्रोसेसर ने 1 मिलियन सैंपल सिर्फ 200 सेकेंड्स में निकाले, जबकि समिट सुपर कंप्यूटर को ये काम करने में 10,000 साल लगे। वेरिफिकेशन के लिए क्रॉस एंट्रोपी बेंचमार्क यानी XEB मेथड यूज़ हुआ, जिसमें क्वांटम आउटपुट और आइडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मैच देखे गए और XEB स्कोर से पता चला कि रिजल्ट क्लासिकल रैंडम गेसिंग से कितना बेहतर है। गूगल के क्वांटम सुप्रीमेसी क्लेम पर सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने क्लासिकल सिमुलेशन की डिफ़िकल्टी को ओवर एस्टिमेट कर दिया था। जो क्वांटम सर्किट्स और नॉइज मॉडल गूगल ने यूज़ किया था, उसमें ऐसे ऑप्टिमाइजेशंस पॉसिबल थे जैसे टेंसर नेटवर्क कॉन्ट्राडिक्शन या लो रैंक अप्रॉक्सीमेशन, जिससे एक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी कम हो गई। IBM के साइंटिस्ट ने दिखाया कि एडेप्टिव मेथड्स और एफिशिएंट स्टोरेज यूज़ करके एक सुपर कंप्यूटर पर यह काम सिर्फ 2.5 दिन में हो सकता है, न कि 10,000 साल जैसे गूगल ने क्लेम किया था। ये उन्होंने सर्किट के क्वांटम फूरियर ट्रांसफॉर्म रिप्रेजेंटेशन में कोरिलेशन को यूज़ करके अचीव किया। बाद में यह भी पता चला कि टेंसर नेटवर्क एल्गोरिदम्स कुछ
स्पेसिफिक रैंडम सर्किट्स के लिए पहले सोचे गए थे उससे भी बेहतर स्केल करते हैं। और 2022 में क्लासिकल हार्डवेयर पर साइकामोर के आउटपुट्स को एक हफ्ते से कम टाइम में रेप्लिकेट कर दिया गया। इससे यह साफ हुआ कि सुप्रीमेसी का क्लेम कुछ अजम्पशंस पर टिका था, न कि ऐसे प्रॉब्लम पर जिसको क्लासिकल कंप्यूटर्स कभी सॉल्व ही न कर सकें। ऐसे फाइंडिंग से ये प्रूफ मिलता है कि क्वांटम सुप्रीमेसी क्लेम तभी वैलिड है जब उसका कोई एफिशिएंट क्लासिकल एल्गोरिदम नहीं मिल सकता। और आरसीएस जैसे टास्क में ये प्रूफ बाद में कमज़ोर पड़ गया। दिसंबर 2020 में यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चीन यूएसटीसी ने झिंजियांग फोटोनिक प्रोसेसर के साथ क्वांटम एडवांटेज दिखाया। इसमें 144 मोड गॉसियन बोसॉन सैम्पलिंग डिवाइस यूज हुआ जो स्क्वीज्ड लाइट और लीनियर ऑप्टिकल इंटरफेरोमीटर की हेल्प से बना था। सेटअप ने एक टाइम पर 76 फोटॉन्स डिटेक्ट किए और फोटॉन बंचिंग पैटर्न्स का सैम्पलिंग किया, जो गूगल के हिसाब से सुपर कंप्यूटर्स को 2.5 बिलियन साल लगते, लेकिन झिंजियांग ने सिर्फ 200 सेकेंड में रिजल्ट दे दिया। गेट बेस्ड रैंडम सर्किट सैम्पलिंग से अलग बोसॉन सैम्पलिंग मल्टी पार्टिकल इंटरफेरेंस का परमानेंट कैलकुलेशन यूज करती है और वेरिफिकेशन के लिए हैवी टॉप आउटपुट प्रोबेबिलिटी और लॉस के कंडीशंस में सिमुलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन का कंपैरिजन हुआ। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना था कि अप्रॉक्सीमेट क्लासिकल मेथड्स जैसे मेन फील्ड थियरी या ट्रंकेटेड हिल्बर्ट स्पेस सिमुलेशन से भी कुछ शॉर्टकट्स मिल सकते हैं और फोटॉन लॉस और डिटेक्शन की प्रॉब्लम्स की वजह से इन एक्सपेरिमेंट्स का ट्रू इंटरेक्टेबिलिटी का एरिया कम हो जाता है। लेकिन अभी तक किसी क्लासिकल सिमुलेशन ने झिंजियांग की आउटपुट फिडेलिटी उसी स्केल पर मैच नहीं की है। माइक्रोसॉफ्ट ने फरवरी 2025 में अपने मजोराना 1 चिप में टोपोलॉजिकल क्यूबिट का क्लेम किया, पर इस पर भी क्वांटम कम्युनिटी में बहुत डाउट है। मेजरमेंट प्रोटोकॉल पर क्वेश्चंस उठाए गए, पीयर रिव्यू डिविडेंस कम है और नॉन अबिलियन ब्रीडिंग स्टैटिस्टिक्स जो फॉल्ट टॉलरेंस के लिए ज़रूरी है वो भी सही से शो नहीं हो पाई। इंडिपेंडेंट वैलिडेशन अभी तक हुआ नहीं है और माइक्रोसॉफ्ट के पहले की रिपोर्ट्स भी रिट्रैक्ट या करेक्ट हो चुकी हैं, इसलिए टोपोलॉजिकल क्यूबिट फील्ड में अभी ट्रस्ट की कमी है। ऐसे केसेस दिखाते हैं कि NISQ के आगे स्टेबल यूटिलिटी स्केल क्यूबिट्स बनाना अभी भी बहुत बड़ा चैलेंज है। पूरी दुनिया में क्वांटम कंप्यूटिंग पर 2025 तक $40 बिलियन से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट हो चुका है, जैसे गवर्नमेंट, वेंचर कैपिटल और कॉरपोरेट फंडिंग। लेकिन अभी तक कोई ऐसी कॉमर्शियल एप्लीकेशन नहीं आई है जो क्लासिकल कंप्यूटर्स को रियल वर्ल्ड टास्क में हरा सके। 2000s और 2010s में उम्मीद थी कि 2020 तक स्केलेबल फॉल्ट टॉलरेंट क्वांटम कंप्यूटर्स आ जाएंगे, लेकिन टेक्निकल बैरियर्स की वजह से ये गोल भी अभी भी सिर्फ NISQ डिवाइसेस तक सीमित है, जिनके प्रैक्टिकल यूज केस अभी भी कंट्राइव्ड डेमोन्स्ट्रेशन से आगे नहीं बढ़े हैं। पूरी इंडस्ट्री इकोसिस्टम में सितंबर 2025 तक लगभग 76 बड़ी कंपनीज एक्टिव हैं जो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस के एरिया में काम कर रही हैं। गवर्नमेंट्स भी क्वांटम डेवलपमेंट को सपोर्ट कर रही हैं। US गवर्नमेंट जैसे IonQ, रिगेटी, DWave जैसे कंपनीज में इक्विटी स्टेक लेने का प्लान बना रही है ताकि नेशनल कैपेबिलिटी बढ़े। चीन भी सुपर कंडक्टिंग और फोटोनिक टेक्नोलॉजी में स्टेक बैक्ड रिसर्च पे फोकस कर रहा है। यूनिवर्सिटीज़ और इंडस्ट्री के पार्टनरशिप भी बढ़ रही हैं। MIT क्वांटम इंडेक्स रिपोर्ट के हिसाब से 2024-2025 में यूनिवर्सिटीज़ और कंपनीज के बीच कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट्स में तेज ग्रोथ देखी गई है, जहां टैलेंट डेवलपमेंट और प्रोटोटाइप टेस्टिंग पर फोकस है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट 2025 में काफ़ी हाई हो गया है। क्वांटम कंप्यूटिंग इंक ने सितंबर 2025 में $500 मिलियन रेज किए और एक और कंपनी ने अक्टूबर 2025 में 37 मिलियन शेयर्स प्राइवेट प्लेसमेंट से $750 मिलियन कलेक्ट किए। ये सब दिखाता है कि ग्लोबल लेवल पर 2025 में $2 बिलियन से ज़्यादा का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्वांटम फील्ड में आ गया है। लोगों को लॉन्ग टर्म ब्रेक थ्रू की उम्मीद है, चाहे अभी के प्रोटोटाइप्स नॉइजी और स्मॉल स्केल पर ही हों। सरकारी सपोर्ट भी प्राइवेट फंडिंग के साथ आ रही है।
यूएस गवर्नमेंट ने क्वांटम कंपनीज को फेडरल अवार्ड देने के लिए इक्विटी स्टेक लेने की पॉलिसी सोची है। चिप्स एंड साइंस एक्ट के अंडर हर कंपनी को रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कम से कम $10 मिलियन दिए जा रहे हैं और ये अमाउंट बढ़ के टेंस ऑफ मिलियंस हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट को इनमें अपना हिस्सा मिलेगा। ये पॉलिसी पहले के नेशनल क्वांटम इनिशिएटिव एक्ट के $1.2 बिलियन कमिटमेंट पर ही बेस्ड है, लेकिन अब टैक्स पेयर मनी रिस्की अनप्रूवन टेक्नोलॉजी में भी लग रही है, जो कुछ लोगों को कंसर्न भी करता है। सोसाइटी के लेवल पर शॉर्ट टर्म में जॉब्स पर कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं आने वाला, क्योंकि क्वांटम टेक्नोलॉजी को समझने और चलाने के लिए हाईली स्पेशलाइज्ड फिजिक्स और इंजीनियरिंग की नॉलेज चाहिए, और अभी ऑटोमेशन का रिस्क कम है। लेकिन लॉन्ग टर्म में रिस्क ये है कि कंप्यूटिंग पावर कुछ बड़ी कंपनीज के पास कंसंट्रेट हो जाएगी, जिसकी वजह से एडवांस्ड सिमुलेशन टूल्स का एक्सेस सिर्फ लिमिटेड लोगों के पास रहेगा, जैसे अभी एआई में हो रहा है। जियोपॉलिटिक्स में भी चेंजेस हो रहे हैं। यूएस ने 2024 में क्वांटम टेक्नोलॉजी पे एक्सपोर्ट कंट्रोल्स बढ़ा दिए हैं। अब क्वांटम कंप्यूटर्स, सेंसर्स और सॉफ्टवेयर जो कुछ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस लेवल क्रॉस करते हैं, उनका एक्सपोर्ट चीन में बैंड है। और जनवरी 2025 से यूएस इन्वेस्टमेंट्स भी चाइनीज क्वांटम कंपनीज में रिस्ट्रिक्टेड हो गई हैं। इस पॉलिसी का मेन रीज़न नेशनल सिक्योरिटी है, क्योंकि क्वांटम टेक्नोलॉजी डुअल यूज़ यानी सिविलियन प्लस मिलिट्री रिस्क लेकर आती है। इसके आंसर में चीन अपनी सप्लाई चेन्स को इंडिपेंडेंट बना रहा है, जिससे दोनों साइड्स पैरेलल डेवलपमेंट तेज कर रही हैं। एनर्जी डिमांड भी एक बड़ा चैलेंज है। आज की NISQ सिस्टम्स मेनली क्रायोजेनिक कूलिंग की वजह से किलोवाट्स पावर कंज्यूम करती हैं, और जब फॉल्ट टॉलरेंट स्केल पे जाएंगे तो डेटा सेंटर्स के बराबर या उससे भी ज़्यादा पावर लग सकती है, क्योंकि हमेशा लो टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा। ये ग्रिड पे ऑलरेडी AI वर्कलोड के लोड के साथ एक्स्ट्रा प्रेशर डालेगा, इसलिए एफिशिएंट क्रायोजेनिक्स में इनोवेशन की ज़रूरत और बढ़ जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विद रोहित। धन्यवाद।